नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर चीन का कब्जा देने का बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5,180 स्क्वायर किलोमीटर पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी को भी 1 इंच जमीन नहीं लेने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीमा पर भारतीय सेना अड़िग रहेगी। साथ ही उनका कहना है कि चीन के साथ समझौता हुआ है और उत्तरी दक्षिण किनारे से सेना हट जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पेगांग इलाके से चीन की सेना को हटाया जाएगा। ये भी राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच टकराव खत्म होने का समझौता किया जाएगा। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को आज समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को हथियारों के लिए देशों पर निर्भर रहना पड़ा था। दीनदयाल जी ने उस समय कहा था कि हमें एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जो न केवल कृषि में आत्मनिर्भर हो बल्कि रक्षा और हथियार में भी हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान ही मिल सकता है, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। दीनदयाल जी इस विचार के जीते जागते उदाहरण हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को आज समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ा था, जिसके बाद दीनदयाल जी ने उस समय कहा था कि हमें एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जो न केवल कृषि में आत्मनिर्भर हो बल्कि रक्षा और हथियार में भी हो। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय जी भी
यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। साथियों, देश की एकता अखंडता के लिए भी आत्मनिर्भरता की जरूरत पर दीनदयाल जी ने विशेष जोर दिया था। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत को विदेशों से हथियार के लिए निर्भर रहना पड़ता था और दीनदयाल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बल्कि हथियार और विचार के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनके इस विजन को पूरा करने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, स्वदेशी हथियार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ान भर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते। और इस बीच बड़ी खबर कासगंज से है, जहां कासगंज में पुलिसकर्मी हत्याकांड पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिसकर्मी सिपाही की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि आरोपी ने सिपाही की हत्या कर दरोगा को घायल किया था। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिसकर्मी गए थे, जिसके बाद सिपाही की हत्या कर आरोपी ने दरोगा को घायल कर दिया था। वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 50,000 का इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अलीगढ़ रेंज के आईजी ने इनाम घोषित किया है, जिसके बाद बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कासगंज से दे रहे हैं, जहां पुलिस कर्मी हत्याकांड पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि बिना परमिशन और प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही थी दवाइयां, जिसके बाद एसडीएम के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि उज्जैन में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि कारण बताओ नोटिस भी मेडिकल स्टोर पर जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान औषधियों के नमूने भी लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उज्जैन से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिल के दवाइयां बेची जा रही थी। और इस बीच बड़ी खबर जालौन से है, जहां जालौन में उरई बीजेपी नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के आरोप पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बीजेपी नेता पर करोड़ों का गेहूं हड़पने का भी आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जालौन से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर करोड़ों का गेहूं हड़पने का आरोप लगाया गया है। साथ ही किसानों के भुगतान के लिए दिए गए चेक भी बाउंस हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोंच कोतवाली के तितरा खलीलपुर निवासी ने तहरीर दी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उरई बीजेपी नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर में पेट्रोल और डीजल में हुई महंगाई से नाराज सपा के कार्यकर्ताओं ने तांगा रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दरअसल बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं ने तांगा जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सपाइयों ने नवाबगंज से वीआईपी रोड होते हुए सदर तहसील तक जुलूस निकाला।
जिसके बाद सरकार विरोधी नारे लगाए गए। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल में महंगाई के खिलाफ तांगा यात्रा निकालकर सरकार को संदेश दे रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ रही है, वहीं बढ़ती हुई कीमत वापस ली जाए। लगातार डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस के दाम बढ़ा करके उसने आम जनता और गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। इसी बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और हमारे नौजवान ये जिलाध्यक्ष भाई राघवेंद्र सिंह जी, अर्पित यादव जो युवजन सभा के अध्यक्ष और तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, बताने के लिए कि अगर ये दिन दूर नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सत्ता पे रही तो हम लोगों को अपनी गाड़ियाँ छोड़ करके, आम जनता को अपनी गाड़ियां छोड़ करके खड़खड़े और ठेले पर चलना पड़ा। झांसी के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कोविड वैक्सीनेशन लाए जाने का कार्य शुरू हो गया है, जिसका झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी और मंडलायुक्त सुभाष चंद्र ने कोविड वैक्सीन लगाकर शुभारंभ किया, जिसके चलते प्रशासनिक कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। वहीं मंडलायुक्त और झांसी के जिलाधिकारी ने वैक्सीन लगाकर संदेश दिया कि इससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, साथ ही बिना डरे वैक्सीन लगवाने की अपील की। यूपी के हमीरपुर जिले में सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए बस्ती में स्थित देसी और विदेशी शराब के ठेके हटाने की मांग की है। वहीं महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकानों से शराबी शराब खरीदकर बस्ती की दुकानों में बैठकर पीते हैं और आए दिन हंगामा करते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी के हमीरपुर जिले में खेतों के बगल से होने वाले मोरंग के परिवहन से ट्रकों के निकलने से धूल उड़ती है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है और इसी को लेकर कई किसानों ने मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपना विरोध जताया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी फसलों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने और मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। दरअसल मौधा तहसील क्षेत्र के बभई गांव में के नदी बांधा जिले से संचालित होने वाली मोरंग खदान का परिवहन हमीरपुर जिले से किया जा रहा है, जिससे खदान से लोड होकर निकलने वाले ट्रकों से धूल उड़ती है, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। वहीं इससे परेशान किसानों ने मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन देते हुए समस्या के निराकरण की मांग की। साथ ही किसानों का कहना है कि इससे पहले भी वे थानाध्यक्ष सिसोलर और मोधा एसडीएम से समस्या के निदान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने मामले पे हस्तक्षेप नहीं किया है। सर, मरौली खदान का मामला है, जिससे हमारे खेतों से होकर के ट्रक गुजर रहे हैं, डस्ट उड़ती है, जिससे हमारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए हम लोग कई जगह ज्ञापन भी दिए, थाने में भी दिया, एसडीएम साहब को दिया, लेकिन हम लोगों को अभी तक ना कोई मुआवजे की राशि मिली है, ना ही न्याय मिला है। अगर इस तरह में कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हमारी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। हम लोग किसान मारे फिर रहे हैं। हम लोग ग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं, जिससे दिन रात बराबर बालू के भले ट्रक, खाली ट्रक निकलते हैं, डस्ट बराबर उड़ती है, फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। भाई के निवासी हैं और हमारे खेतों के बगल से बालू के खदान के ट्रक भले निकलते हैं, उससे धूल के गुब्बारे कारण से हमारी फसल नष्ट हो चुकी है। और बस इसी तरह हमने सिसोलर में दिया था एप्लीकेशन और मौदहा भी गए, एसडीएम साहब को वहाँ पर भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब है ये था कि चलिए साहब को दे आए, साहब के पास आए हैं, डीएम साहब के पास, बस इसी का हल निस्तारण हो, बस इसी के लिए आए हैं साहब। क्या आश्वासन दिया है, किस अधिकारी से मिले? सर ये था कि टेस्ट ये उन्होंने है सिसोलर थाने वालों ने है कराया और उन्होंने आश्वासन दिया था और कि ठेकेदारों से हम आपको। यूपी के हरदोई में ग्रामीणों ने कोटेदार पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को मिलने वाले अनाज को कोटेदार ब्लैक में बेच रहा है। वहीं शिकायत करने पर जांच करने आए पूर्ति निरीक्षण संतोष वर्मा ने 30,000 की रिश्वत लेकर मामला रफा दफा कर दिया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि राशन लेने जाने पर कोटेदार ग्रामीणों के साथ अभद्रता करता है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद भी कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी दीपक, ग्रामीणों ने कोटेदार पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया है, क्या कुछ जानकारी है?
खड़ायतपुर तहसील के मानीमो गांव का है जी। यहाँ पर कोटेदार ने 3 महीने से राशन नहीं बांटा और आरोप ये है कि वो अंगूठा लगवा लेता है मशीन पर, लेकिन उसके बावजूद वो जो है राशन वितरण में धांधली करता है। और जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने की तो वहाँ पर जो पूर्व निरीक्षक संतोष वर्मा पहुंचे तो उन्होंने जांच में लिपापोती की और ग्रामीणों का यह भी आरोप है उसने 30,000 रुपए लेकर के कोटेदार को क्लीन चिट दे दी। अब उसके बाद वहाँ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीण वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रामीण जो भूमिहीन, इनके पास राशन के सरकारी राशन के अलावा कोई दूसरा कमाई का जरिया भी नहीं है वर्तमान समय में, वो भी राशन से वंचित हो रहे हैं। अब ये घोर लापरवाही सामने है। देखना ये होगा कि प्रशासन इतना संज्ञान में लेने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। इसके लिए आगे की जो भी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर में जा रहे 7 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं ये सभी बदमाश गांव गिरधरपुर में जमीन को लेकर हुए विवाद में फरार चल रहे थे, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से पुलिस लगातार इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही थी, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। साथ ही बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित था। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 1 लाइसेंसी राइफल, 1 पिस्टल, 1 तमंचा, खोखा सहित जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। 8 तारीख को हमारे यहाँ पर एक गिरधरपुर गांव पड़ता है जहाँ पर डबल मर्डर हुआ था। उस संदर्भ में हमें सूचना थी, इनपुट था, और उसी में जो है ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इससे आ रहे थे कुछ लोग, उसमें इनको रोका गया। रोकने पर जो है वो ये नहीं रुके, इन्होंने फायरिंग की, बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें 3 लोगों को गोली लगी है। ये 25-25 हज़ार रुपये के रिवार्डी हैं और 4 लोग जो है वो भाग रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, कॉम्बिंग की गई और 4 अन्य लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भेज दिया गया, उपचाराधीन है। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राज्यपाल के आने की सूचना के बाद जिले के आला अधिकारी सतर्क हो गए थे। साथ ही पुलिस की तरफ से गश्त भी किया जा रहा था, जिसके बाद बीती रात अज्ञात चोरों ने ट्रक का तिरपाल काटकर 11 बॉक्स बिस्किट की चोरी कर लिए। वहीं ड्राइवर ने इसकी सूचना मुकामी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं गोरखपुर एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चौरी चौरा थानादार को सस्पेंड कर साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं नवागत थानेदार ने थाने की कमान संभाल ली है। राज्यपाल की सूचना मिलने के बाद पूरी रात आला अधिकारी गश्त करने में रहे मस्त। वहीं ट्रक का तिरपाल काट करके चोरी करने में चोर थे मस्त। ऐसा ही नजराना गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने का प्रकाश में आया है। हम आपको बता दें कि राज्यपाल चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में आ नहीं पाई थी, जिसके एवज में आज वो देवरिया जा रही थी और उनका एक प्रोटोकॉल था कि आज वो चौरी चौरा शहीद स्मारक पे शहीदों को नमन करेंगी। ऐसे में एक प्रकाश में मामला आया जो बीते दिनों चौरी चौरा थाना क्षेत्र में कई चोरियां ऐसी हुई हैं जो अभी तक जिनका खुलासा नहीं हो पाया है। इसी क्रम में पूरी रात अधिकारी गश्त करते रहे, लेकिन चोर जो है अधिकारी से तेज निकले। हम आपको बता दें कि तिरपाल काट करके 11 गत्ता पार्ले जी बिस्कुट चुरा ले गए साथी चोर। वहीं ड्राइवर ने इसकी सूचना 112 की गाड़ी को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 112 की गाड़ी मामले की जांच में जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि स्थानीय थानेदार और सीओ चौरी चौरा का कहना यह है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का जो है भरोसा पुलिस से उठता नज़र आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि अधिकारी दिन रात जो है गश्त करते हैं। कल तो ऐसे ही नजराना हो गया कि मानो कि चिराग तले अंधेरा, और जो है कि चोर इस समय सक्रिय हो गए हैं, पुलिस नदारत हो गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए एसपी गोरखपुर ने जो है एसओ चौरी चौरा को सस्पेंड कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही नवागत थानेदार की नियुक्ति भी की है। आप देख रहे हैं द लोक मंच। मैं राज्यपाल की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी अवनीश, अज्ञात चोरों ने ट्रक का तिरपाल काटकर 11 बॉक्स बिस्किट की चोरी की है, क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसे राज्यपाल साहिबा की यानी कि सूचना थी और जो स्थानीय प्रशासन है और जिले के जो बड़े अधिकारी रहे पूरी रात गश्त करते रहे, फिर भी चोर जो है तिरपाल काट करके 11 गत्ता जो है पार्ले जी बिस्किट उठा ले गए। जी वहीं जो पीड़ित ड्राइवर है उसने जब इसकी शिकायत मीडिया से की और प्रशासन से,
तो प्रशासन ने कहा कि भाई मीडिया से शिकायत किए हो तो इसलिए तुमको जेल जाना पड़ेगा, जिसके क्रम में ड्राइवर को जो है पीड़ित को ही पुलिस ने बैठा लिया इस मामले में। जगदीश, और जो उसी को कहा इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जब फर्रुखाबाद में वृद्ध को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि गंगा स्नान करके वृद्ध लौट रहा था, जहां टक्कर लगने से ही वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला कादरी गेट तिराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां गंगा स्नान कर लौट रहे वृद्ध को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर लगने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी सांसद वीरेंद्र मस्त पर अवैध तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता की। वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह ने सांसद वीरेंद्र मस्त को भूमाफिया बताया और कहा कि सांसद ने जो मर चुके हैं उसे भी जीवित बताकर फैसला अपने पक्ष कर लिया। साथ ही कई और लोगों की जमीन को हड़पने का भी आरोप लगाया है। मुझे न्याय मिली न्यायपालिका से, न्यायपालिका में हम गए, वहाँ से हमको न्याय मिली। हम खेती किए हैं, न थाने से मदद मिली, न हमारे जिला अधिकारी महोदय से मदद मिला, न पुलिस अधीक्षक कार्यपालिका से आपको नहीं मिला, हमको न्यायपालिका से न्याय मिला। और हुजूर हमारे माननीय विधायक जी से थोड़ा हमको मदद मिला। मुझे न्याय मिलने के बावजूद भी पुलिस मुझे रोक रही थी। हमारे साथ वही हुआ है जो होना चाहिए। हमारा जमीन हड़प लिए। कितनी जमीन थी? 16 एकड़ 80 डिसमिल हमारे पूरे परिवार का है। उसकी कितनी कीमत होगी? उसमें कीमत कितनी होगी उसकी लगभग? अब कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपया, इसे बीघे के हिसाब से 27 लाख करीब होगा, 28 लाख या 30 लाख। कैसे उन्होंने कब्जा किया, किस तरीके से? सांसद ने किस तरीके से कब्जा किया? जब फर्जी उसको कर लिए बहनों, अभी तो जमीन उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन अब तो कर ही लेगा। क्योंकि मोदी जी और योगी जी के राज्य में कोई ऐसा हिम्मत कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात। आज जो भूमाफिया का जो ये है टेरर है, ये कौन बना रहा है? ऐसा देखिए, अब तो आपके सामने प्रमाण है कौन बना रहा है, एक दो नहीं है। मैंने पूरा जो अभी तो 16 एकड़ 80 डिसमिल जो जमीन अभी करा लिए हैं लोग फर्जी तरीका अपना करके, तो शुद्ध रूप से सांसद जी का पूरा परिवार है। और अभी तो उनसे बात कर लीजिए। क्या सांसद जी का नाम भी है क्या उसमें? हाँ है, उनके लड़के का नाम है, उनका नाम है, उनके भाई का नाम है, उनके भतीजा का नाम है। और कौन सांसद है इसमें वहाँ का? आदरणीय वीरेंद्र। अम्बेडकर नगर में ग्रामीणों ने स्कूल पर कब्जा कर अपना आशियाना बना लिया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते 11 महीने बाद अब स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन यहां पर कुछ ग्रामीण स्कूल पर कब्जा कर काफी समय से रह रहे हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि वे ऐसे में स्कूल खोलने और बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी ने कई गांव की जमीन का अधिग्रहण कर गांव को खाली कराकर इन ग्रामीणों को प्रशासन ने मुआवजा नहीं मिलने तक स्कूल में विस्थापित कर दिया था, जिसके बाद 7 महीने से ये परिवार स्कूल में ही रह रहा है। वहीं जब सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश दिया तो शिक्षा विभाग ने स्कूल खाली करने का निर्देश दिया है, पर ग्रामीण स्कूल छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं इनका कहना है कि जब तक हमें मुआवजा और रहने के लिए घर नहीं मिलता तब तक वे नहीं छोड़ेंगे। परेशानी ये है कि हमें लोग ब्याह शादी से ही भवा है, यही हमें लोग का जन्म कर्म से है ही, बाल बच्चा शादी ब्याह कुल किए है। ओकरे बाद में एनटीपीसी जबरदस्ती घर ढकेल दिया, पैसा दे के वादा किए बा, वादा बहुत दिन से निभात हुआ और दे ना चाहत बा। लेकिन हमें लोग कहाँ जाए, 7 महीना हो गए स्कूल में हमें सब है, हमें लोग कहाँ जाइए। अब स्कूल खुल रहा है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कहाँ जाओगे? अभी स्कूल खुल रहा है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो भाई मास्टराइन लोग रहेगा तो आदमी बाल बच्चा रह के कैसे रहेगा। हमको लोग का जो ना पैसा दे दिया, दे दे एनटीपीसी, हमें लोग कहूँ जमीन दे देना है, घर बनवा दिया, हमें लोग को पर निकल जाए। यहाँ जो है प्रभावित वाले हमारा जो रूम जो है कब्जा कर लिए हैं, ये एनटीपीसी वाले यहाँ पे जो है शिफ्ट किए हैं। तो लेकिन हम लोग पढ़ाएं कहाँ, हम लोग को पढ़ाने के लिए जो है।
उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं उत्तराखंड में 70 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन मीटिंग और सदस्यता अभियान को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। वहीं हरिद्वार में भी सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनोज द्विवेदी ने कहा कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम लोग कह रहे हैं कि आप हमें पावर दो, हम आपको व्यवस्था बदल कर जरूर देंगे। आज दिल्ली का मॉडल दुनिया देख रही है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं कितनी बेहतर है। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो जहाँ पर हम जरूर व्यवस्था बदल कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और दिल्ली में जो कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है उनको भी बताया जा रहा है। ये सिर्फ गलतफहमी है। मैं आपको बताऊं, गढ़ तो शीला दीक्षित का भी था, वो रेत का महल साबित हुआ। तो इस बार नंबर ये है कि बीजेपी कांग्रेस का उत्तराखंड में है और 2022 बहुत दूर नहीं है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, बहुत ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। इस बदलाव में आप लोग सहायक होंगे और यहाँ बदलाव आएगा और नया सवेरा, नया सूरज उगेगा, व्यवस्थाएं बदलेंगी, सुधार होगा, सुशासन आएगा। ये इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकतंत्र।